मित्रों नमस्कार। पुस्तक नामक की इस 18वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पहली बात तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं देख रहा हूँ कि 500 से अधिक लाइक इस पर होते हैं, कमेंट्स होते हैं और लग रहा है कि पुस्तक समीक्षा जो कि बड़ा ही एक उपेक्षित सा कार्य माना जाता है साहित्य में, उस पर लोगों का ध्यान जा रहा है और मेरी भी कोशिश है कि मैं इसे रोचक ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करूं या कुछ ना कुछ नया लेकर आऊं। पिछली बार हम लोगों ने कविता पर बात की थी, गीत, दोहे और गजल पर बात की थी। इस बार हमने लिया है कहानी विधा को, कथा को। उसमें उपन्यास, कहानी और लघु कथा, तीनों पर हम आज बात करेंगे। तो मित्रों, आज चर्चित कृति क्रम में बेहद चर्चित और बल्कि कहूँ कि विवादास्पद कृति कहूँ तो विष्णु नागर जी की प्रसिद्ध रचना है ये ईश्वर की कहानियां। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, इसके बारे में नहीं सुना है, तो आप जानेंगे कि कुछ ऐसा था जो आपसे मिस हुआ। दूसरी कृति है बख्तावर हनीफ साहब की कृति है मेरे बचपन के नाम, जिसमें संस्मरणात्मक कहानियां हैं, संस्मरण कम, कहानियां अधिक, या कुछ जगह पर कहानियां अधिक, संस्मरण कम है। बख्तावर हनीफ साहब की एक कहानी संग्रह है। तीसरी किताब है डॉक्टर अंजुलता सिंह का लघु कथा संग्रह है महकता हरसिंगार। तो मित्रों, आज हम इन तीनों कृतियों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात ईश्वर की कहानियां पर। ये किताब जो है 1997 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 29 साल पहले ये किताब प्रकाशित हुई थी। किताब सवाल खड़े करती है, छोटी छोटी कहानियां हैं इसमें। इसे कहानी इस तरह से माने कि ईश्वर जो है वो स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आए हैं और अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग जगह जाकर देखते हैं कि मेरी क्या स्थिति है। कई जगह वो अपनी उपस्थिति से लोगों को चौंकाते भी हैं, लेकिन जो उनके फैंटेसी नुमा उनके जो अनुभव हैं वो इस कहानी में है, इसका इस कृति में है। और इस कृति में कोशिश ये की गई है कि अंडर करंट जो है, वो व्यंग का जो अंडर करंट है, वो पूरी किताब में, पूरी कृति में प्रवाहित होता रहता है। ये अंडर करंट, व्यंग का जो अंडर करंट है, ये राजनीतिक विसंगतियों को भी पकड़ता है, धार्मिक विसंगतियों को तो पकड़ता ही पकड़ता है, आर्थिक विसंगतियों को पकड़ता है, बहुत सारी विसंगतियों को ये पकड़ता है और उनकी पोले खोलता है, उनकी कलई उतारता है। ये उपन्यास जो है, इसे मैंने एपिसोड उपन्यास इसलिए भी कहा कि इसमें ईश्वर से जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियां हैं। ये कहानियां अपने आप में अलग लघु कथा भी कही जा सकती हैं, अलग व्यंग कथा भी कही जा सकती हैं। इनको आप कई तरह से इनको आप ले सकते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य कार्य है वो है आपके विचारों के तंतुओं को झकझोर देना। प्रखर रचनाएं हैं ये, प्रखर रचनाएं अपनी सारी कमियों खूबियों के बावजूद इन रचनाओं को पढ़ा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो आप देखें कि एक विचार जो है, अगर ईश्वर को लेकर हम लोगों के मन में भी कई बार विचार आते हैं जो थोड़े से आस्तिक भी हैं, वो विचारों को वास्तविकता की कसौटी पर किस तरीके से तोला जा सकता है, ये किताब उन सवालों पर भी बहस करती है। मैं देखता हूँ कि कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनमें बड़े बड़े धर्माचार्यों को उत्तर देने में पसीना आ जाएगा। आपको लगेगा कि ये सवाल कहीं ना कहीं हम भी करते हैं ईश्वर से, और ये इन सवालों के जवाब कई बार हमको नहीं भी मिलते हैं। अब आप देखें कि अगर मैं इसकी किताब के शिल्प पर बात करूं तो छोटे छोटे वाक्य हैं, छोटे छोटे प्रसंग हैं, छोटी छोटी उक्तियों के माध्यम से प्रहार करने की कोशिश है। एक आध जगह पर थोड़ी हल्की चीजें भी हैं, मजाक उड़ाने वाले अंदाज में भी हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर इसका जो प्रखरता है व्यंग की, वो प्रभावित करती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कृति शायद ही दुनिया की किसी भाषा में हो। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ उसके साथ एपिसोड के आधार पर भी, एपिसोड उपन्यास के आधार पर भी, और इस तरीके की चीजें बहुत ही कम देखने में आई हैं।
तो मित्रों, मेरा एक मानना है कि अगर आप ईश्वर को लेकर, ईश्वर की सत्ता को लेकर खुद से प्रश्न पूछना चाहते हैं और उन प्रश्नों के जब आप उत्तर नहीं पा पाते हैं, तो अब आपको मन करता है कि आप किसी से पूछें और उनके उत्तर आपको तब भी नहीं मिलते हैं। ऐसे सवालों के लिए, ऐसे सवालों के जवाबों के लिए, उसके अलावा व्यंग की प्रखरता के लिए, एक उपन्यास के एब्सर्डनेस के लिए और उस चीज के लिए जो कि बेहद अनूठी है, व्यंग में भी अनूठी है, कहानी में भी अनूठी है, उपन्यास में भी अनूठी है। आप इस उपन्यास को पढ़ें। नाम है ईश्वर की कहानियां और छापा है इसको राजकमल प्रकाशन ने। मेरे पास ये जब किताब आई थी उस समय ये 25 रुपए की थी। इस उपन्यास को पढ़ें, आप कतई भी निराश नहीं होंगे। विष्णु नागर की कलम से लिखी हुई ये किताब एक बेहद प्रखर, बेहद तीखी और बेहद आपके दिमाग को झकझोर देने वाली किताब है मित्रों। उसके बाद दूसरी किताब, यहाँ बिल्कुल एक प्रखर किताब है, दूसरी किताब है मेरे बचपन के राम। मेरे बचपन के राम बख्तावर हनीफ साहब की किताब है। बख्तावर हनीफ एक्साइज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर हैं और उनकी ये किताब आपसे एक बात बहुत अच्छी कहती है। ये किताब आपसे कहती है कि साहब देखिए, मैं कोई कहानीकार उस तरह से नहीं हूँ जिस तरीके से कहानीकार होते हैं। मैं तो कुछ संस्मरण लिख रहा हूँ और संस्मरणों में भी कुछ कहानियां आप तक चली आए तो मेरी इसमें गलती नहीं है। हाँ, एक चीज बहुत बड़ी है, एक चीज बहुत बड़ी ये है कि ये कहानियां जो है, जो संस्मरण नुमा ये कहानियां जो है, ये कहानियां एक तो ये बताती हैं कि इसका जो लेखक है वो घोर सांप्रदायिकता विरोधी है। वो एकता के नारे में विश्वास करता है और मनुष्य को वो हिंदू मुसलमान के चश्मे में से देखना पसंद नहीं करता। इसीलिए ये जो इसकी संग्रह की जो कहानियां हैं कई बार आपको अभिभूत कर देती हैं। कई बार मुझे लगता है कि शिल्प की कुछ इसमें कमियां हैं जो दूर हो जाती तो और बेहतर होता। लेकिन उसके बावजूद अपने जो भाव है, अपनी जो कहन है, अपना जो आपकी जो एक समाज के प्रति जो आपका एक दायित्व है, सरोकारों के प्रति आपके अंदर जो गंभीरता है, वो इन संस्मरण नुमा कहानियों को महत्वपूर्ण बनाती है। मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें कई रचनाएं ऐसी हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। मेरे बचपन के राम जो शीर्षक है इस किताब का, ये रचना जो है, ये रचना एक किशोर की निगाह से रामलीला देखता है। एक मुस्लिम बच्चा है जो रामलीला देखता है और रामलीला के दौरान उसके दिमाग में जो जो चीजें आती हैं उनको बाद में भी याद करता है। और उस समय पर कई जगह वो ऐसी बातें कहता है कि उस जमाने में कुछ रामलीला ना देखना मुसलमान के लिए, रामलीला देखना या ऐसी चीजों में से जुड़ना कोई बहुत खराब चीज नहीं मानी जाती थी। उस समय अलग था जहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब एक साथ ही बैठ के काम करते थे। रावण का जो पुतला है वो मुस्लिम कारीगर बनाते थे। बिल्कुल सामने ही रामलीला होती थी, सब लोग उस रामलीला को देखने जाते थे और उसके बहाने सच कहूँ तो वो बहुत ही आसानी से, बहुत सहज भाषा में, बहुत सरल भाषा में सांप्रदायिकता पर एक दबी छिपी चोट करने की कोशिश करता है ये लेखक। और मैं देखता हूँ कि जब कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो संस्मरण से जुड़ी हुई हैं, वेदिन या मूर्छ जैसी कहानियां जो संस्मरण के कहीं ज्यादा नजदीक हैं, तो कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो संवेदना की धरती पर उपजी हैं और एहसासों की धूप में पक कर वो कहानियां बड़ी हुई हैं। तो ऐसी कहानियों में बताऊं कि कबाड़ी अब्बा एक रचना है, चोर पकड़ा गया है, काली शबाना है, बदलते रिश्ते हैं, कैक्टस के फूल है। कई सारी कहानियां ऐसी हैं जिन पर आप पढ़ेंगे तो उनका एक सादगी भरा कथ्य आपको अंदर तक छू जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कहानियों का मैं आपको
पूरा सारांश तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानी पढ़ने का आनंद खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ कहानियां हैं, बहुत सरल सहज कहानियां, और बल्कि सच कहूं तो इन कहानियों पर प्रेमचंद का बहुत प्रभाव है। वो इस सहज सरल अंदाज में पाठकों से संवाद करना और आराम से अपनी बिना शिल्प के ज्यादा जाल में घुसे आपको अपनी बात सीधे सीधे पाठकों तक पहुंचा देना, ये बख्तावर हनीफ साहब की खासियत है। और मैं देखता हूँ कि इसमें कहानी है कि चोर पकड़ा गया डॉक्टर शमीम नाम के एक डॉक्टर की कहानी है, जो बहुत सहज सरल और सेवाभावी व्यक्ति हैं, और जो एक गांव में को अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाकर वहां पर उनके गांव वालों के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक काली शबाना एक कहानी है जिसमें एक लड़की है जो किसी युवक के कहने पर अपने कालेपन को ढकने के लिए ईंट से अपना चेहरा कर लेते हुए चेहरा पूरा खराब हो जाता है। ऐसी कहानी है जो बदलते रिश्ते, जो दीपा और रितेश की कहानी है, जो ससुराल वालों को झूठे मुकदमे में फंसाती है। क्या होता है वो आप इस कहानी में आगे देखेंगे। और एक कहानी है सहज सरल कहानी कैक्टस के फूल, जो साधना और अरुण की कहानी है। अरुण साधना से दुगनी उम्र के हैं और इस बीच में उन दोनों के बेमेल विवाह के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जहाँ पर पूरा घर तहस नहस उठता है। तो मित्रों, बख्तावर हनीफ की ये कहानियां मुझे लगता है कि उन पाठकों के लिए तो बहुत ही बेहतर सिद्ध होंगी जो सरल सहज कहानियों को पसंद करते हैं, जिन्हें प्रेमचंद पसंद आते हैं, जिन्हें शैलेश मटियानी पसंद आते हैं। तो वो पाठक जो सीधे सीधे कहानी से जुड़ना चाहता है, सीधे सीधे कहानी को पढ़ना चाहता है, ये कहानियां उन पाठकों की कहानियां हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कहानियां पढ़ी जानी चाहिए। और तीसरी किताब है मित्रों, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि बख्तावर हनीफ की इस किताब को मेरे बचपन के राम जो है, इस किताब की कीमत है 88 रुपये और इसको छापा है अद्वित प्रकाशन ने। तो और इसके अलावा जो एक और किताब मेरे पास है, वो किताब है लघु कथा की महकता हर श्रृंगार, डॉक्टर अंजुलता सिंह की ये किताब लघु कथाओं की किताब है। और लघु कथाएं भी, अब ये ऐसी लघु कथाएं हैं देखो मित्रों कि माना जाता है कि यहाँ छोटी घटना है, कोई छोटा विचार है, कोई ऐसी चीज है जो पूर्ण हो अपने आप में और जिसमें पाठकों को कहानी का कथा का आनंद आए, तो वहां पर लघु कथा हम मानते हैं, जिसके लिए हमने बहुत सारी चीजें जोड़ी भी हैं। जो लघु कथा के शिल्पकार हैं, जगदीश कश्यप, बलराम अग्रवाल, बलराम जी, भगीरथ, अशोक भाटिया जैसे जो लघु कथा के जो विद्वान हैं, उन लोगों ने जोड़ा भी है कि भाई लघु कथा में ये चीजें होनी चाहिए, लघु कथा में काल दोष नहीं होना चाहिए, लघु कथा एक घटना से, एक विचार से, एक फैंटेसी से एक ही सिटिंग में खत्म हो जाए, एक सिटिंग में भी हो और उसके साथ पुराना बहुत कुछ जुड़ा हुआ ना है, ताकि उसके लिए कहानी है। तो महकता हर श्रृंगार में कुछ जगहों पर ये किताब जो है उस कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। और लेकिन कसौटी पे, लघु कथा की कसौटी पे किताब पूरी तरह तो खरी नहीं उतरती। कुछ रचनाएं हैं जो बहुत अच्छी रचनाएं हैं, जहाँ पर जो लघु कथा के जो मानदंडों को पूरा करती हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैंने इस किताब को उठाया था, वो ये है कि ये किताब मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के प्रति बेहद जागरूक है। इसमें घर है, परिवार है, आसपास के रिश्ते हैं, और इसमें इन सब के बीच में लगातार एक कोशिश है कि वो अच्छाई की स्थापना करने की कोशिश करे, बुराई को दूर करने की कोशिश करे, और जो समाज से जो अपनापन और जो प्रेम स्नेह भाव एक दूसरे के प्रति घट रहा है, उसको दोबारा से लाने की कोशिश करे। इन कहानियों को पढ़ना, इन लघु कथाओं को पढ़ना, जो मेरे बहुत सारी तो कहानियों का संक्षिप्तीकरण है, इनको पढ़ना एक ऐसे अनुभव से गुजारना है जो आपको रस भी देता है, एक मीठापन भी देता है, और रिश्तों की गरिमा के प्रति आश्वस्त भी करता है। मैं देखता हूँ कि इस लघु कथा की किताब में
वैसे तो कुछ कहानी है, छोटी कहानी है, कहीं दृष्टांत है, कहीं कहीं कुछ विधान भी पीछे छूटता है, लेकिन एक चीज मुझे जो इस लघु कथा में और भी अच्छी लगी कि ये जहाँ पर मानव मूल्यों की स्थापना की बात करती हैं, वहीं लघु कथाओं से नारी और घर थोड़ा कम होता जा रहा है, वहाँ पर भी ये ज़्यादा काम करती हैं। ये कहानियाँ चूँकि डॉक्टर अंजू लता जो हैं अध्यापन से शायद जुड़ी रही हैं, तो उनकी कहानियों में घर, रिटायरमेंट, पति, बच्चे, परिवार, बहू, बेटा, वो सब ज़्यादा है। राजनीति वगैरह पर उनकी रचनाएँ बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर उनका लग रहा है कि एक सहृदय जो स्त्री, एक दादी, एक सास, एक बेटी, एक बहू, जिस तरीके से रच बस के कोई रचना लिखती है, जिसमें कथारस होता है, तो वो रचनाएं, ये रचनाएं हैं, बेहद सादी रचनाएं हैं, बेहद सरल रचनाएं हैं। अधिकांश रचनाएं संवादों के माध्यम से चलती हैं। कुछ एक रचनाएं लघु कथा या कहानी का संक्षिप्तीकरण नहीं हो पाई, लगा कि वो एक दृष्टांत भरे, कोई बात उनको दिमाग में आई वो उन्होंने कह दी, उसमें कथरस की भी उतनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी ये रचनाएं ये तो कहती हैं कि भाई हमें पढ़ के देखो। अगर आप जीवन में बेहतरी को पसंद करते हैं, जीवन में अच्छेपन को पसंद करते हैं, जीवन में अच्छी चीज़ों को फिर से लाना पसंद करते हैं, और ऐसा ही साहित्य आपकी मन का है भी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। महकता हरसिंगार, डॉक्टर अंजुलता सिंह का ये संग्रह है, लोक कथा संग्रह। इसको छापा है अयन प्रकाशन ने, और मित्रों इसकी जो कीमत है इसकी जो कीमत है वो है 260 रुपये, और पृष्ठ संख्या है इसकी 128। तो मित्रों आज हम लोगों ने 3 किताबों पे बात की। तो मित्रों ये 3 किताबें आज हमारे पास थीं, और अगली बार हम इसी तरीके से, जैसे पिछली बार हमने कविता ली, इस बार कहानी ली, अगली बार हम किसी अन्य विधा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।